क्या आप भी वही हैं जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है लॉस, या जिसका अंडरलाइंग एसेट का प्राइस तो बहुत बढ़ता है पर जेब में कुछ खास आता नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ बाकी ट्रेडर्स की तरह फोकस करा पैसे पे, बिना ये जाने कि ऑप्शन का जो प्राइस है या उसका प्रीमियम है वो कैसे चेंज होता है। नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की, कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें ग्रीक्स की ज़रूरत ही क्यों है ट्रेड करने के लिए। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या उसे बेचते हैं तो हम अपने दिमाग में एक प्रिडिक्शन रखते हैं कि यार इसका प्राइस शायद ऊपर जाएगा या इसका प्राइस शायद नीचे जाएगा। तो हम सबके अपने अपने प्रिडिक्शन नॉर्म्स होते हैं। बट ऑप्शन प्राइसिंग में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हाँ, ये भी तो एक ट्रेड करने की ही चीज़ है। हम सोचते हैं कि जैसे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी उतना अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अंडरलाइंग एसेट और उसके ऑप्शन का प्राइस साथ में मूव नहीं करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस 10 रुपये बढ़ गया तो हमारा जो ऑप्शन का प्राइस था वो भी 10 रुपये बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता तो सभी अमीर होते और आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। खैर, हम काफ़ी जगह सुनते हैं कि ट्रेडर्स ने ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया, पास करा कि हाँ, हमारे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस तो काफ़ी मूव करा था बट उनके अकॉर्डिंग उसका उनका कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन के ग्रीक्स को नहीं समझना चाहते। ऑप्शन ग्रीक्स का सिंपल मतलब ये है कि क्या क्या फैक्टर्स आपके ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं या उसे इफेक्ट कर सकते हैं। वो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। जब आप उनको समझाएंगे तो उनका यही आएगा रिस्पॉन्स या आर्ग्यूमेंट कि हाँ, हम तो भाई प्राइस एक्शन करते हैं, भाव भगवान छे, ऐसे ऐसे आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते और वो रिकरिंग लॉस फेसेस करते जाते हैं। अब ऑप्शन प्रीमियम में हम समझेंगे कि हाँ, ये ऑप्शन प्रीमियम किन किन फैक्टर्स से बनता है। सबसे पहला आपका स्पॉट प्राइस, जो भी आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है। सेकंड, आपका स्ट्राइक प्राइस कि वो कितना है। थर्ड, आपका वोलेटिलिटी कि हाँ, मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी है। फोर्थ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फिफ्थ, टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कह सकते हैं इसमें कि स्ट्राइक और स्पॉट तो है ही बट हाँ, टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि विद टाइम, जितना टाइम आपका ज़्यादा रहेगा टुवर्ड्स दी एक्सपायरेशन ऑफ दी ऑप्शन, उतना आपको शायद ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि टाइम में जब आपका काफ़ी दूर है स्टॉक एक्सपायरी से तो प्राइस मूवमेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बेसिक थोड़ा ज्ञान होगा कि हाँ, ऑप्शन क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको तो कुछ कुछ टर्म्स रिवाइज करा देता हूँ जो शायद पहली बार देख रहे हो या इनको ज़्यादा टाइम ना हुआ हो कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो सपोज करिए कि आपका एक स्टॉक है XYZ, जो भी आपको उसको नाम देना है आप दे सकते हैं। कोई भी कंपनी का स्टॉक है, वो 60 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब उसके अलग अलग आपके स्ट्राइक प्राइसेस हो सकते हैं, 60 से बिलो और 60 से ऊपर। अब ऐसा हो सकता है कि हाँ, कोई 57 का ले, कोई 60 का ले। अब कॉल और पुट आते हैं ऑप्शंस में। अब हम सबसे पहले कॉल की बात कर लेते हैं कि इसमें इन द मनी या आउट ऑफ द मनी क्या हो सकता है। तो जब आप कॉल परचेज करेंगे तो अगर आपने $60 है, जो भी आपका मेन स्पॉट प्राइस तो इतना है। अब आप स्ट्राइक प्राइस जो भी आपकी होगी वो 60 हो सकती है, जितनी भी ऊपर नीचे जितने भी आप देख सकते हैं। तो आपके इन द मनी ऑप्शंस वो होंगे जो 60 से कम होंगे, जो करेंट स्पॉट प्राइस से कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी। सेकेंडली, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप सपोज कर सकते हैं कि बाकी जो बच गए या फिर जिनमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। जैसे अगर मैं कहूँ कि $60 का स्पॉट प्राइस था और अगर मैंने 62 का स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन लिया है तो इसका मतलब है कि मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन परचेज करा है। सिमिलरली फॉर पुट, कि अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद मंदी हो सकती है तो मैं पुट खरीद लूँगा। अब पुट इन द मनी कब होगा? जब वो $60 से 60 रुपीज़ से ऊपर होगा। क्योंकि 60 रुपीज़ से ऊपर होने के बाद तभी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा ना। क्योंकि अगर सपोज करिए कि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, वो 60 पे 60 की खड़ी रही, कांस्टेंट वही रही, फिर भी आपको ऑप्शन जो है वो एक राइट दे देगा कि आप उसको 62 में बेचो रादर देन 60, जो भी आपका करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस रहेगा उस टाइम पे।
तो क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हाँ क्यों हमारे लिए ऑप्शन ग्रीक्स ज़रूरी है, अब हम समझते हैं कि बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली 5 टर्म्स हैं जिनको आप कलेक्टिवली ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं, और बेसिकली ये मैथमेटिकल मॉडल्स है ताकि हम समझ सकें कि जो भी फैक्टर्स से आपका ऑप्शन प्रीमियम बनता है, अगर वो फैक्टर्स में कुछ बदलाव आएगा तो आपके ऑप्शन प्रीमियम कैसे चेंज होंगे, क्योंकि उन्हीं फैक्टर्स से वो बना है, और अगर वही फैक्टर चेंज होंगे तभी तो आपका ऑप्शन प्रीमियम चेंज होगा। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन ग्रीक आता है वो है डेल्टा। अब डेल्टा एज अ डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस के फ़र्क आ गया, मतलब हमारा डेल्टा जो है वो डायरेक्टली अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से लिंक्ड है, स्टॉक के ऑप्शन में स्पॉट प्राइस। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 रुपये स्पॉट प्राइस ऊपर बढ़ता है तो उसके मुकाबले आपका ऑप्शन का प्रीमियम कैसे मतलब कितना बढ़ेगा, और ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो डेल्टा प्लस से -1 के बीच में रहता है, और फॉर इट्स पॉजिटिव फॉर कॉल्स एंड नेगेटिव फॉर पुट्स। तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे, बट हाँ आपका मेजर कंसर्न ये है कि हाँ जब आपका स्पॉट प्राइस चेंज होगा तो उससे आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा, क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम है, आई मीन ऑप्शन प्रीमियम का जो भी मतलब जो भी ऑप्शन प्रीमियम है उसमें आपका डेल्टा बदलता रहता है। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है मार्केट में तो वो चेंज होगा, या फिर अगर मंदी है तो फिर वो चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सेकेंडली हमारे पास जो आता है वो होता है हमारे पास गामा। अब आप कह लीजिए गामा जो है वो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, क्यों? क्योंकि वो डेल्टा को मेजर करता है, वो डेल्टा का डेरिवेटिव है। मतलब अगर आप कह सकते हैं कि हाँ स्पॉट प्राइस से मतलब लिंक्ड है, क्योंकि वो डेल्टा को मेजर करता है। मतलब कि जितना भी अगर स्पॉट प्राइस में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डेल्टा कितना मूव करेगा। पहले हमने समझा कि डेल्टा वो चीज़ है कि हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस। गामा यही मेजर करेगा कि डेल्टा कितना मूव करेगा जब $1 या ₹1 हमारा प्राइस बढ़ जाता है। तो थर्ड जो ग्रीक आता है हमारे पास वो है वेगा। वेगा आप जैसे नाम उनको आप उनके टर्म से याद रख लीजिए, जैसे डेल्टा स्पॉट प्राइस हो गया, गामा आपका डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा हो गया, वेगा से वोलेटिलिटी। मतलब जितनी आपकी वोलेटिलिटी चेंज होगी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ऑप्शन प्रीमियम पे। फिर हम लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेन फैक्टर हमेशा एक ऑप्शन में रहता है, वो है टाइम। टाइम फैक्टर एक मेजर सब में ही रहा है, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन में नाम है थीटा। थीटा मेजर करता है टाइम डे के, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम एज डे डिक्रीजेज, या फिर एक दिन में आपका ऑप्शन प्रीमियम अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब बाकी के जो 4 ग्रीक्स हैं अगर मैं उन्हें कांस्टेंट कर दूँ और सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दूँ, तो पर डे आपका ऑप्शन का प्रीमियम किस रेट से घटेगा वो मेरे को बताता है थीटा, पर डे डिक्रीज इन ऑप्शन प्रीमियम। फिफ्थ हमारे पास रो है। रो इज़ बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से क्या होगा, बट हाँ हम यहाँ पे मेन अपने जो 4 ग्रीक्स हैं डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा, इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स उतने फ्रिक्वेंटली चेंज होते नहीं हैं। तो अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक सब क्या होते हैं, तो मतलब कितने टाइप के होते हैं, हम एक एक करके उन्हें समझेंगे कि क्या क्या इनका रोल होता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हम ज़रूरी क्यों ये तो हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है डेल्टा। तो डेल्टा हमें, क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा ही था कि चेंज इन प्राइस विद चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस बताता है कि किस रेट से आपका जब स्पॉट प्राइस चेंज होगा तो आपसे आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। तो आप कोई भी स्टॉक सपोज करिए कि अगर वो ₹1 बढ़ता है तो उससे आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। अब सपोज करिए कि आपका जो डेल्टा है किसी भी स्टॉक का, मान लीजिए जो आपका फेवरेट स्टॉक हो, उसका 0.6 है, सपोज मैं ये मानता हूँ कि 0.6 है इसका डेल्टा। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस ₹1 बढ़ेगा तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 0.6 रुपीज़ से बढ़ेगा, मतलब जो भी आपका करेंसी है 0.6 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर रहता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ अभी डेल्टा जो है वो हर एक के साथ, जैसे भी हमने देखा कि ₹1 बढ़ा तो वो चेंज भी हो गया, इसके लिए हमारे पास गामा भी होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आप ये कह सकते हैं कि हाँ जो आपके पास डेल्टा है उसकी रेंज जो होती है वो एक रेंज में ही रहता है, मतलब -1 से +1। जनरली जितने भी आपके कॉल ऑप्शंस होते हैं वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके पुट ऑप्शंस होते हैं वो 0 से -1 के बीच में, वो इसलिए क्योंकि पुट का ऑफ कोर्स नेगेटिव मतलब अपोजिट रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस। मतलब अगर आपका पुट ऑप्शन आप कह लीजिए कि अगर आप कोई ऑप्शन होल्ड करते हैं जिसमें आपका जो डेल्टा है वो -45.2 है, मतलब पुट ऑप्शन है जिसका डेल्टा जो है वो -45.2 है, तो अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर $1 ऊपर बढ़ेगा तो आपको 45.2 का लॉस होगा, क्योंकि उसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो पुट में, मतलब पुट के ऑप्शन प्रीमियम घटेगा।
अब कॉल ऑप्शंस में हमने ये तो जान लिया कि हाँ पॉजिटिव रहता है हमारा डेल्टा और नेगेटिव रहता है पुट के केस में। अब हम ये समझते हैं कि जो भी एट दी मनी ऑप्शंस होते हैं, एट दी मनी आप कह सकते हैं कि जैसे $60 का आपका स्टॉक का प्राइस है और अगर उतने का ही आप स्ट्राइक प्राइस भी ले लेते हैं, ऑप्शन खरीद लेते हैं कॉल या पुट, तो उसका जनरली जो आपका डेल्टा आता है वो नियरली इक्वल 50 के भी अराउंड रहता है, यानी 0.5 या 0.51 ऐसे ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे उसमें आपका जो डेल्टा का वैल्यू है वो कम होता रहेगा। मतलब एज इन केस ऑफ अगर आप कॉल लेते हैं तो उसमें बहुत कम रेलेवेंस रहेगा कि 0.2 है या 0.23 ऐसे ऐसे, मतलब पॉइंट्स में जीरो की तरफ ज़्यादा रहता है उनका। जितने भी इन द मनी ऑप्शंस हैं उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी इन दी मनी है। अब इन दी मनी में मैंने शायद आपको बता दिया था कि इन दी मनी में आपका जो ऑप्शन होता है उसके लिए आप जनरली ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करिए 60 का ही, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि 60 रुपये का हमारे पास जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, अगर हमें लगता है कि हाँ ऊपर बढ़ेगा, मैं कॉल ऑप्शन लेने के लिए हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट है मेरा कि हाँ ऊपर जा सकता है, तो मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत है कि हाँ मैं इतने 60 के तो 62 का भी ले सकता हूँ क्योंकि ऊपर ही जाएगा, मैं कौन सा भी लूँ तो मुझे प्रॉफिट तो है ही। बट हाँ जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला ऑप्शन है उसमें आपका इतना मिनिमम अमाउंट कवर्ड रहता है। जैसे अगर मैंने 60 का है और अगर मैंने 55 का कॉल ऑप्शन ले लिया तो मुझे ये ₹5 प्लस जो टाइम डी के फैक्टर आप जितने भी आप लेना चाहेंगे उतना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कल को कुछ नहीं भी हुआ 60 पे रहा तो भी आपके पास एक राइट है कि आप उसको 55 में खरीद सकते हैं। तो ठीक है, अगर 55 पे आप खरीद के आप उसे 60 पे बेच दोगे तो फिर भी आपके ₹5 फिक्स्ड हैं कि हाँ आपको इतने इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम रहेगा एक्सपायरी के लिए वो आपका बेसिकली टाइम डी के फैक्टर होता है या फिर एक्सटेंसिक वैल्यू होती है ऑप्शन की। तो जितनी भी इन द मनी ऑप्शंस वो हो गए जिनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है तो उनकी वैल्यू मतलब आप ये कह लीजिए उनका जो डेल्टा है वो ज़्यादा होता है। और जितने भी डीप इन द मनी ऑप्शंस होते हैं जैसे 0.8 हो गया, जो नीली 1 को अप्रोच करने ही वाले हैं, वो ज़्यादा अच्छे से मूव करते हैं या उनका ज़्यादा डेल्टा होगा तो उसके लिए आपको प्राइस भी उतनी मिल जाएगी। बट हाँ जितना आप ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारा डेल्टा है वो 1 हो गया तो वो बीट बाय बीट ऐसा स्टॉक ही बिहेव करेगा। मतलब अगर 100 पॉइंट से ऊपर मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर हमारा डेल्टा 1 हो गया तो आपका जो स्टॉक प्राइस है अगर वो ₹2 से बढ़ा तो हमारा प्रीमियम भी जो ऑप्शन का प्राइस है वो भी ₹2 से ही बढ़ेगा। अब क्योंकि हम काफ़ी कुछ जानते हैं तो हम एक डेल्टा के एक और एस्पेक्ट पे आते हैं और वो है डेल्टा हेजिंग। मतलब आप डेल्टा से अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं ऑप्शंस में। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक है, ठीक है, उसका प्राइस आप वैसे तो 100 मान लीजिए, ठीक है, 100 मान लीजिए और उस ऑप्शन का जो प्रीमियम है आप 10 मान लीजिए, ठीक है, और आपने एक कॉल ऑप्शन को सेल करा है, ठीक है, तो यानी एक लॉट में मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल करा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 100 शेयर्स आते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, तो आपने 100 शेयर्स का सेल कर दिया है कॉल ऑप्शन। अब आपकी पोजीशन जो है फिलहाल तो नेकेड है क्योंकि अगर अगर अगेंस्ट गई तो शायद आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपने सेल कर रखा है कॉल, तो ऑफ कोर्स वो ऐसा बिहेव करेगा कि अगर आपका, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि हाँ आपका डेल्टा 0.6 है, तो यानी अगर आपका स्टॉक का जो प्राइस है अगर वो ₹1 बढ़ा तो आपको 0.6 रुपीज़ का लॉस होगा, मतलब पर शेयर का लॉस होगा 0.6 रुपीज़। यानी अगर आप कह लीजिए कि अगर आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ₹1 का मूवमेंट कर दिया ऊपर की तरफ, यानी अगर वो इंक्रीज़ हुआ तो आपको टोटल ₹60 का घाटा होगा भाई, ठीक है। अब इसको हेज करने का तरीका ये है कि आप अपने ₹60 का घाटा आएगा, ठीक है, तो यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका डेल्टा है आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी आपके पास टोटल शेयर्स थे, ठीक है। अब इसका रीज़न समझ में आएगा। अब 0.6 इंटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास 60 शेयर्स आ गए, ठीक है। अब 60 शेयर्स का इसका मतलब आप ये करिए कि 60 शेयर्स को आप अपना कैश मार्केट से उठा लीजिए, यानी आप बाय कर लीजिए 60 शेयर्स। जब आप 60 शेयर्स बाय करेंगे तो अब आप डिफरेंट सिनारियोज देखिए दो। एक, जब आपका स्टॉक का प्राइस ₹1 से बढ़ गया, जब आपने जितने पे भी खरीदा था उससे ₹1 बढ़ गया, ठीक है। अब जो भी आपका जो शेयर्स था उस पर तो आपको ₹1 मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, तो ₹1 आपको मिले तो ₹60 का फ़ायदा वहाँ हो गया। जब ₹1 बढ़ा तो आपका जो सेल का जो कॉल ऑप्शन था उस पर 0.6 का लॉस भी हुआ। वो कितना लॉस था? 0.6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ₹60 थे। आपको टोटल 0.6 का लॉस हुआ एक शेयर पे, तो 100 शेयर्स पे आपको टोटल ₹60 का लॉस हुआ। पर आपको तो यहाँ पे जितना भी आपने लॉस करा था वो गेन में आ गया, तो आपकी पोजीशन यहाँ पे हेज हो गई। एटलीस्ट आप अपनी जेब से ज़्यादा कुछ नहीं देंगे अदर देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हाँ आपका जो स्टॉक का प्राइस है
वो 1 रुपये नीचे हो जाए। अब वो 1 रुपये नीचे होगा तो आपका जो शेयर्स है उसमें तो आपने 1 रुपये मतलब डूब जाएंगे आपके 1 रुपये, आप 60 रुपये का टोटल लॉस लेंगे क्योंकि आपने 60 शेयर्स उठा रखे हैं। बट हाँ, जब आपका डेल्टा 0.6 है तो आपका जो, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, तो जब स्टॉक का प्राइस 1 रुपये घटेगा तो आपको 0.6 रुपीज़ का ऑप्शन पे फ़ायदा होगा, यानी पर शेयर आपको 0.6 रुपीज़ ज़्यादा मतलब एज ए सेंस प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी 0.6 इंटू 100 शेयर्स, यानी आपको 60 रुपये का प्रॉफिट ऑप्शन से आ जाएगा, ऑप्शन राइटिंग से, और आपको 60 रुपीज़ का लॉस आ जाएगा ऑप्शन जो आपने बाय करे हैं उसको जब बेचेंगे तो इससे आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। अब ये फ़िलहाल के लिए आप इन सब के अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे ये जो चीज़ मैंने करी ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए ठीक है, पर कुछ काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही करके एक बारी में छोड़ देते हैं, तो उन्हें वो स्टैटिक कह सकते हैं। फिर डायनामिक होती है कि रिपीटेडली आप कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद उसे चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्राइस है वो एक ही तो नहीं रहेगा, डेल्टा भी चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डेल्टा चेंज होगा, तो फिर आप उसी पीरियोडिकली एडजस्टमेंट करते रहेंगे उसमें। तो क्योंकि अब हम ये समझ गए कि हाँ, कि जब स्पॉट प्राइस चेंज होता है तो हमारा डेल्टा चेंज होता है, तो हमारा मेजर जो फोकस रहेगा वो ये कि डेल्टा जो है वो कितने से चेंज होता है। मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी एक्सचेंजेस पे रहते हैं उनका ये रहता है कि हाँ, अगर स्पॉट प्राइस से अगर स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा कितना बढ़ेगा। मतलब हमें डेल्टा से ये तो पता चल गया कि हाँ, हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, पर हमें ये पता चल जाए कि जो डेल्टा है वही कितना चेंज होगा अगर 1 रुपये से या फिर कुछ यूनिट से हमारा जो स्पॉट प्राइस बढ़ जाए। तो इसके लिए सेकेंड डिग्री का आया है, वो है हमारा गामा। गामा मेजर करता है कि आपके डेल्टा में कितना चेंज होगा पर इंक्रीज इन ये जो भी आपका चेंज है इन स्पॉट प्राइस। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एट द मनी ऑप्शंस का आपका जो गामा होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ द मनी। मतलब जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी या इन द मनी ऑप्शंस की तरफ जाते रहेंगे तो आपका उसमें गामा कम होता रहेगा। अगर आपका गामा, वैसे अगर कहा जाए कि अगर आपका गामा स्मॉल है, रिलेटिवली स्मॉल है, तो इसका मतलब आपका डेल्टा का जो चेंज होगा वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसका डेरिवेटिव है। मतलब अगर आपका डेल्टा 0.0017 है तो आपका सॉरी जो आपका गामा है अगर वो 0.0017 है तो आपका डेल्टा भी, मतलब डेल्टा भी तो उतना ही मूव करेगा ना, 0.0017 एक यूनिट के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम मूवमेंट है उसकी। तो फिर अगर आप करते से डेल्टा हेजिंग में या फिर डेल्टा आप न्यूट्रल करते हैं किसी पोर्टफोलियो का भी हम, तो उसमें भी हमारे लिए काफ़ी ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उतना चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अगर हमारा गामा काफ़ी हाई है तो फिर हाँ, हमें काफ़ी फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी उसमें, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ें मतलब अगर ज़्यादा गामा की वैल्यू है तो फिर हमारे जो डेल्टा न्यूट्रल की पोर्टफोलियो की जो टेक्निक है उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा विद टाइम। सो इसके बाद हम अपने तीसरे ऑप्शन ग्रीक के पास आते हैं जिसका नाम है वेगा। तो वेगा, जैसे मैंने अपने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप उसे वोलेटिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप वेगा को इन सिंपल टर्म्स ये कह सकते हैं कि अगर जब वोलेटिलिटी जितनी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना वोलेटिलिटी में फ़र्क आएगा उसकी वजह से हमारे ऑप्शन के जो प्रीमियम है उस पर क्या फ़र्क आएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी, क्योंकि वोलेटिलिटी कभी भी ऐसे सेम नहीं रहती। जैसे अभी हम कोविड का भी एग्जांपल लें अगर, तो कोविड के टाइम पे भी हमारी जो वोलेटिलिटी थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जैसे आपका जब क्रैश आ जाता है तो भी वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी की कितनी मूवमेंट्स हैं तो काफ़ी वोलेटाइल हो गई थी उस टाइम क्रैश के कारण। तो हाँ, जो आपके ऑप्शन की जो प्रीमियम्स थे जो अराउंड 50-60 करते थे वो उस टाइम भी पहुंच रखे थे अराउंड 300-400 इस रेंज में पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वोलेटिलिटी का भी ऑप्शन प्रीमियम पे एक हाथ होता है, जो कि वन ऑफ द फैक्टर्स है ऑप्शन प्रीमियम का, ऑप्शन प्रीमियम को कंसिडर करने में, वन ऑफ द वेरिएबल्स जो हमने पहले ही डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। तो ऑप्शंस का जो वेगा होता है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बना रहे होते हैं अपना पोर्टफोलियो या वो, क्योंकि वो हमें अपना ये बता सकता है कि हाँ, अगर आपकी वोलेटिलिटी 1% से बढ़ेगी या 2% से बढ़ेगी तो आपका कितना चेंज आएगा। वेगा एक लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट के लिए आपके लिए पॉजिटिव होता है। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, आपने लॉन्ग कॉल कर रखा है, उसका प्रीमियम 40 है और वेगा 3 है, यानी जो वॉलीटिलिटी है वो आपकी 20% कह लीजिए। 20% वॉलेटिलिटी पे आपका कॉल प्रीमियम है 40 रुपीज़ एंड आपका जो वो वेगा है वो 3 रुपीज़ है। तो अगर 1% से अगर मैं वॉलेटिलिटी बढ़ा दूँ इसकी, तो आपका जो नया कॉल प्रीमियम होगा वो ओरिजिनल
प्रीमियम प्लस दिस वीक का जो भी आपका आया है, तो 40 + 3 विल लीड टू 43। तो आपका नया वाला जो कॉल प्रीमियम आएगा वो 43 होगा एट ए वॉलेटिलिटी ऑफ 21%। सो वेगा इज़ वेरी यूजफुल, सो हम उसे यूज़ करना चाहिए। सो इसी के साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पे आते हैं ग्रीक्स के, जो कि हमारा फोर्थ एंड लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो है थीटा। थीटा को आप नॉर्मल सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर सब चीज़ कांस्टेंट है तो पर डे आपका ऑप्शन किस रेट से कम होगा, मतलब कौन सा कितने, मतलब अगर कितने वैल्यू से आपका पर डे आपका जो ऑप्शन है वो कम होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कह लीजिए कि आपका पर डे डिक्रीज कितना रहेगा ऑप्शन की वैल्यू में, ऑप्शन की वैल्यू में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आप ऑप्शन को इन द मनी कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो आप उसमें इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो टाइम होती है, जो टाइम जब खत्म हो जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू वाले या इन द मनी वाले ऑप्शंस हमें खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा का भी हमारा ज़्यादा मूवमेंट रहता है, एंड अगर आप आउट द मनी ऑप्शंस खरीदेंगे तो उसमें डेल्टा का मूवमेंट कम भी रहेगा। एंड अगर जब आप सुनते हैं कि हाँ मूवमेंट हुई पर कोई पैसा नहीं आया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शंस खरीदा होता है वो सस्ता देख के खरीद लिया होता है, बट हाँ उनकी मूवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन जो एसेट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो इसके कारण ये काफ़ी वो रहता है कि हाँ यार हमारा एसेट प्राइस तो बढ़ा बट हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या फिर डेली कंपनसेट सा हो गया। ठीक है, तो हमारा जो टाइम डिके फैक्टर है, या फिर आप कहिए टाइम डिके जो है, वो थीटा मेजर करता है कि हाँ आपका पर डे कितना वैल्यू डिक्रीज होगा एक ऑप्शन का, एक ऑप्शन प्रीमियम का। सो ऑप्शन प्रीमियम में आपको पता ही होगा कि हाँ एक एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक, जैसे हमने बात करी अभी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया था काफ़ी देर पहले इसमें वीडियो थोड़ी लंबी होगी शायद, तो उसमें यह था कि जब भी कोई भी करंट मार्केट प्राइस है, आप अगर उससे नीचे का कॉल बाय करते हैं, जैसे सपोर्ट 60 पे ट्रेड हो रहा है, अगर आप बाय करेंगे अराउंड 55 का, देन आपका जो ऑप्शन रहेगा वो इन द मनी ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 रुपीज़ की आपकी फिक्स इंट्रिंसिक वैल्यू है एट द एंड ऑफ मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरेशन, जब आपका 5 रुपीज़ की वैल्यू उसमें रहेगी, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो मतलब अपने 5 रुपये आप उसे वापस ले पाओगे। तो बाकी जितना भी आपका मनी रहता है जो कि आप ऑप्शन प्रीमियम में देते हैं, वो टाइम वैल्यू रहता है जो कि डिके होता रहता है, क्योंकि टुडे 10 रुपीज़ जो आप आज के 10 रुपये वाली चीज़ जो आएगी वो आपको परसों या एक महीने बाद नहीं आएगी, तो उसके लिए टाइम डिके फैक्टर को लिया जाता है कंसिडरेशन में। तो हमने देखा कि हाँ जो थीटा होता है वो दोनों कॉल और पुट के लिए होता है, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हाँ जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा आपका, उतना आपको ज़्यादा प्रीमियम या ऑप्शन की प्राइस आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि विद टाइम आपका जो प्राइस मूवमेंट होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप जो अगर आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स का जो ऑप्शन प्रीमियम रहेगा आपका, वो फिर भी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ। क्यों? क्योंकि उसमें आपके मूवमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा है कि आप ज़्यादा पहुँच पाएंगे, एंड फिर भी वो काफ़ी दूर है, मतलब इन नियर फ्यूचर में, पर हाँ 3 मंथ्स फिर भी काफ़ी अच्छा टाइम है, एंड वो स्लो डिके होगा। एंड एक और टाइम डिके की खास बात ये है कि हाँ ऐसा नहीं होगा कि इक्वली डिवाइडेड में होता है डिके। जब आपका ऑप्शन अप्रोच करेगा एक्सपायरी के लिए, तब उसमें जो डिके आएगा वो शायद ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल द प्रीवियस। क्यों? क्योंकि जो जैसे टाइम ज़्यादा रहेगा तो धीरे धीरे तो वो रहेगा, पर हाँ जब आपका एंड आने लगेगा तो आपका ज़्यादा हो सकता है। आप कह सकते हैं जब 5 दिन बचेंगे तो उसमें हो सकता है एक का डिके हो 0.1, जितना भी आप समझ सकते हैं उसे, कि जितनी भी टेंडेंसी रहेगी कम होने की, वो स्टार्टिंग के फेजेस में, जैसे जब लंबा ड्यूरेशन है तब कम रहेगा, बट इनिशियली जब कम ड्यूरेशन बचेगा एक्सपायरी के लिए, जब आपके पास एक्सपायर होने वाला है कुछ दिनों में, तो फिर भी उसकी टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो भी ज़्यादा रहता है, जल्दी जल्दी डिके होगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग आवर्स में ही होता है, पर डे के टाइम पे होता है। ट्रेडिंग डे मतलब आपका 9:15 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 रहता है, बट ऐसा भी होता है कि पूरा दिन जब अगले दिन जब होगा सुबह 9:15 बजेंगे, तो भी आपका कुछ फैक्टर रहेगा उसमें डीके के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हाँ जो अगर आपका कॉल का कोई ऑप्शन है, तो अगर सब चीज़ कांस्टेंट रख दें और आपका सपोज़ कोई वैल्यू है, जैसे अगर आपका कॉल का प्रीमियम 40 रुपीज़ है, ठीक है, एंड आपका उसमें आपको थीटा अगर -14 दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सब चीज़ कांस्टेंट है, कल अगर कोई स्पॉट प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है या किसी और वोलेटिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो फिर आपका अगले दिन वो 40 से डिक्रीज़ होके आप उसे 14 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 26 पे कल आपका रहेगा प्रीमियम उतना। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको नुकसान है, बट उसी समय एज एन ऑप्शन सेलर आपको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बेसिकली इस थीटा का ही काफ़ी यूज़ करते हैं अपने ट्रेड्स में, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ जितना टाइम फैक्टर पास रहेगा टाइम डिके उतना बेटर रहेगा।
तो वो इसलिए ऑप्शन ट्रेड्स में नियर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो नियर इस मंथ के ट्रेड्स में एंटर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम डिले फैक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम पे एंड वो इजीली काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके साथ हम अपने एंड पे आते हैं। अपने ग्रीक्स डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला हमारा था डेल्टा, जो हमें ये बताता था कि आपके स्पॉट प्राइस जब चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। अब डेल्टा कितना चेंज होगा उसको मेजर करने के लिए गामा आया था, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया ये। फिर थर्ड जो हमारे पास है वो वेगा आ गया। वेगा आपका वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, मतलब आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा एज कम्पेयर टू वॉलेटिलिटी। अगर आपको वॉलेटिलिटी 1% से बढ़ती है तो उसके आपके ऑप्शन प्रीमियम पे कितना प्रभाव रहेगा। फिर फोर्थ हमने मेजर कर लिया अभी थीटा। थीटा आपका टाइम डिले फैक्टर है। अब इसको आप थीटा काफ़ी वो भी बात है कि हाँ ये कोई डेल्टा की तरह आप इसको हेज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी कुछ अनसर्टेनिटी है कि हाँ स्टॉक प्राइस को प्रेडिक्ट करने में कि हाँ कल को क्या हो सकता है या 1 महीने बाद क्या हो सकता है, ये फिर भी अनसर्टेनिटी है। पर इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि कल को टाइम नहीं बीतेगा। ये तो बड़ा सर्टेन है कि अभी भी समय चल रहा है तो समय चलेगा ही, तो उसके अगेंस्ट हेज करना कोई वैसे भी कोई बुद्धिमानी तो है नहीं। तो फिर भी हमारा थीटा कवर हो चुका है। एंड फिफ्थ हमारा जो हमने रो छोड़ा था वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स उतने फ्रीक्वेंटली चेंज होते नहीं है और उसमें बस यही है कि एज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपके ऑप्शन प्रीमियम पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने आज कंसेप्ट्स में कवर कर लिया रिकैप में कि हाँ ऑप्शन प्राइसिंग क्या है, ऑप्शन किन किन फैक्टर्स से बना है, सबको रिकैप में याद होंगे कि हाँ ऑप्शन प्राइस, टाइम, वोलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो और स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, इन सब से मिलके बना है आपका ऑप्शन प्रीमियम। और ये जब चेंज होते हैं, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब इनमें से अगर कोई भी सारे चेंज नहीं होंगे, इनमें से कोई एक भी चेंज नहीं होगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए सारे वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं, ऑप्शन वेरिएबल्स कहते हैं इन्हें। और इसी को मेजर करने के लिए कि ये क्यों होते हैं, इसलिए हमने लाए हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो ऑप्शन ग्रीक्स का अपना महत्व है और इसको हमें ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस करते हैं पर आपको उससे पहले प्रोसेस पे ध्यान रखना चाहिए कि कैसे डिके हो सकता है, कैसे आप इसमें पोजीशन बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ आप एक चीज़ लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि सिर्फ खरीदना बेचना तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, बट उसमें स्ट्रैटेजी क्या है उसके लिए आपके लिए ग्रीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हर एक स्ट्राइक प्राइस और हर एक चीज़ का अपना ग्रीक्स रहेंगे, तो आप हाथ से तो नहीं करने बैठेंगे सारे, तो इसलिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप इसको बेटर कर पाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझा पाया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है। बाकी इन सबके फॉर्मूलेज भी हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर में ऑफकोर्स इनबिल्ट आते हैं। आप चाहते हैं तो आप बुक पढ़ सकते हैं ऑप्शंस के बारे में, जॉन सी हल करके डेरिवेटिव्स करके उनकी किताब है, वो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, आप उनके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको डीप में समझना है कि हाँ ऑप्शन में कैसे चेंज होती हैं, फॉरवर्ड मार्केट्स क्या हैं, फ्यूचर मार्केट्स क्या हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर आपको किसी इंडियन टीचर से बेटर पढ़ना है तो आप NPTEL के कोर्सेज में जाके IIT रुड़की में भी देख सकते हैं। उनमें भी शायद मैंने देखा था कि हाँ वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा, पर हाँ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी दे सकते हैं वो। फिर भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।